हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी आखिरकार सोल्ट क्या होते हैं, कौन कौन से वेरियस टाइप के सोल्ट हमें नेचर में देखने को मिलते हैं एंड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सोल्ट से किस टाइप से डिफरेंशिएट अपने आप को करता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या पाया जाता है, वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, किस टाइप से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, उसमें कौन कौन सी इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है। राइट, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप लिखते कैसे। मान लीजिए आपके पास क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा कैसे जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसकी दो फॉर्म होती है। एक होती है लिखने की तरीका कंडेंस्ड फॉर्म और एक होती है स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म। जब इनिशियली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए गए थे तो उन्हें कंडेंस्ड फॉर्म में बनाया गया था, लेकिन हम आज की डेट में स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म को यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। राइट, तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में होगा क्या, एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगा और एक आयनिक पार्ट प्रेजेंट होगा जो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर सिस्टम प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो ब्रैकेट के अंदर सिस्टम प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और ये जो बाहर प्रेजेंट होता है ब्रैकेट के इसे हम कहते हैं काउंटर आयन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है मेटल एटम, एक होता है मेटल एटम और एक होता है लिगेंड। एक होता है मेटल एटम, एक होता है लिगेंड। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कुछ भी चार्ज हो सकता है, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज हो सकता है, और इस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ही बाहर कौन प्रेजेंट होता है, काउंटर आयन प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो इसी चीज को लेके आज का पूरा लेक्चर रहेगा ताकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से जान जाओ कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, और इन्हीं चीजों को हम फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम पहली टर्मिनोलॉजी की, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन। जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो है कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखिए कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर मेटल और लिगेंड आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन को अगर हम डिफाइन करने लग जाए तो हम कहेंगे द सिस्टम, हम क्या कहेंगे, द सिस्टम इन विच मेटल एंड लिगेंड, द सिस्टम इन विच मेटल एंड लिगेंड interact with each other, metal and ligand interact with each other, उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। मैं यहाँ पर आयन यूज नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास जो है वो कई बार न्यूट्रल भी देखने को मिलता है, रेयर केस है लेकिन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन वो सिस्टम है जहां पे मेटल और लिगेंड आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, और कॉम्प्लेक्स आयन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन इज प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमें एक बात समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स आयन वो पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जहां पर मेटल और लिगेंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आप यहां पे सिस्टम की जगह क्या लिख सकते हो, द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच मेटल एंड लिगेंड इंटरैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है। यहां पर जो मैंने एक्स रिप्रेजेंट किया है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या, जो कॉम्प्लेक्स आयन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल।
जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हमें देखने को मिल सकता है। ये है कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर मैंने आपको कहा मेटल और लिगेंड आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक मेटल एटम प्रेजेंट होगा और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, लिगेंड प्रेजेंट होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अब चलिए बात करते हैं आखिरकार काउंटर आयन क्या होता है। तो जो हमारे पास सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है काउंटर आयन। तो देखिए मैंने आपको कहा कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो उस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज है उसको काउंटर करना, उसको क्या करना, स्टेबलाइज करना। तो हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन क्या होता है, द आयन यूज्ड टू स्टेबलाइज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन। द आयन यूज्ड टू स्टेबलाइज द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो भी चार्ज है उसको स्टेबल करने के लिए जो भी हम आयन यूज करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो इसी वजह से कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो एट दैट टाइम आपको कोई काउंटर आयन भी नहीं चाहिए होगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो जरूरी नहीं है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन प्रेजेंट हर बार हो। काउंटर आयन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, राइट। अगर न्यूट्रल होगा तो काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन तो वहां पर आपको काउंटर आयन भी देखने को मिल जाएगा, राइट। तो आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए तीसरी बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं, दो चीजें तो हो चुकी है कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, आखिरकार काउंटर आयन क्या होता है। जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास है मेटल। अब भाई हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल प्रेजेंट होता है और एक लिगेंड प्रेजेंट होता है। तो आखिरकार मेटल है क्या और मेटल का रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो है मेटल। देखिए मेटल हमारे पास यहां पर वो स्पीशीज है जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रही होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपने आज तक डेफिनेशन क्या पढ़ी है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, मेटल क्या होते हैं, द स्पीशीज इन कॉम्प्लेक्स आयन, द स्पीशीज इन कॉम्प्लेक्स आयन which is accepting of electron, which is accepting electron is called metal, ठीक है। मेटल हमारे पास क्या होता है, वो स्पीशीज कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। अब एक बात सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओ तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है यानी कि मेटल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर आपको मैं मेटल को डिफाइन करना चाहूं कुछ एक बेसिक टर्म से तो हम कह सकते हैं मेटल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है। सेकेंड बात मैं बताना चाहूं तो मेटल हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पसंद है तभी तो इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। तीसरी चीज अगर मैं कहना चाहूं तो मेटल हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेविश एसिड की तरह बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि लुईस एसिड कौन से होते हैं, लुईस एसिड वो एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ लुईस एसिड। तो मान लीजिए आपके पास एग्जाम में इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आ गया कि बताओ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल किसकी तरह बिहेव करता है। एक ऑप्शन आ जाए इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रोफिलिक, लुईस एसिड, और एक ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या कर दोगे, ऑल ऑफ द अबव के ऊपर टिक कर दोगे, क्योंकि मेटल यहाँ पर इन तीनों की तरह क्या कर रहा होता है, बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। अब बात आती है कि आखिरकार मेटल इनकी तरह बिहेव कब करेगा, ठीक है। तो देखिए मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो मैंने अभी आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इसके लिए या तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो,
ठीक है, या तो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर मेटल के पास क्या हो, एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, या फिर मेटल के पास क्या हो, एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, तब जाके क्या करेगा आपका मेटल आयन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करें जनरली हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है यानी कि ट्रांजिशन मेटल हमारे पास है वही यूज करते हैं। जनरली बता रहा हूं मैंने ये नहीं कहा कि ट्रांजिशन मेटल के अलावा कोई और मेटल यूज नहीं होता। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें डी ब्लॉक के मेटल ही क्या हो रहे होते हैं, यूज हो रहे होते हैं। आपके एस ब्लॉक के मेटल भी यूज हो जाते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो MgH2 का होल 6 पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एस ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मेटल आयन क्या है, एस ब्लॉक का, या फिर आप क्या ले सकते हो NaH2 का होल 6 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक के मेटल यूज हो रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो मैंने ये नहीं कहा आपको कि एस ब्लॉक के मेटल यूज नहीं होते, मैंने आपको ये कहा कि मैक्सिमम आपको जो मेटल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, डी ब्लॉक के देखने को मिलेंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई कि आखिरकार मेटल एटम क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसको लेके आप काफी ज्यादा क्यूरियस मुझे फील हो रहे हो, क्योंकि वो वर्ड आपने अक्सर सुना नहीं होता केमिस्ट्री में, बहुत रेयरली। आप कह लीजिए सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही ये वर्ड यूज होता है, इसके अलावा ये वर्ड यूज नहीं होता। और वो जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास वो है लिगेंड। ठीक है, मैंने आपको कहा कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक मेटल एटम और एक लिगेंड। तो मेटल एटम का काम है इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करना, तो इलेक्ट्रॉन को देने वाली भी तो कोई स्पीशीज होगी ना। ठीक है, तो वो स्पीशीज जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो लिगेंड के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है, द स्पीशीज which donate electron pair to metal atom, which donate electron pair to metal atom is called ligand। वो स्पीशीज कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, आप ये लिख सकते हो द स्पीशीज इन कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, द स्पीशीज इन कॉम्प्लेक्स आयन। ये बात मैंने आपको क्यों लिखवाई है, क्योंकि लिगेंड जो है, जो आपका एलिमेंट या जो आपका मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा वो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ही प्रेजेंट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही प्रेजेंट होगा, बाहर कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वो स्पीशीज कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल को डोनेट कर रही होगी उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लिगेंड कहते हैं। अब एक बात सोचो, अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करना चाहती है तो उसके पास खुद भी तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, ताकि वो क्या कर सके, डोनेट कर सके। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लिगेंड की क्या क्या खास बातें हैं, लिगेंड की फॉलोइंग खास बातें हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का होना चाहिए, आपका जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। दूसरी बात, आपका लिगेंड जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी वही तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपका जो लिगेंड है वो किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और तीसरी बात, अगर हम बात करें एसिड के और बेस के फॉर्म में, तो आपका जो लिगेंड है वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। लुईस बेस की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है। हमने क्या पढ़ा था, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। तो हमारे पास क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। राइट, अब अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिगेंड होती हैं, जो लिगेंड होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर की होती है। जो आपका लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का होता है। अब लिगेंड आपके बहुत सारे, देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है जो आपको समझ में आना चाहिए और जिसके बेसिस के ऊपर ही आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी वो है लिगेंड वाला पोर्शन। तो ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको लिगेंड की क्लासिफिकेशन करवाने वाला हूं। बहुत सारी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बार वो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगी तो मान के चलिएगा आपका 50% कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा कुछ मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो लिगेंड के बारे में हमने कहा कि लिगेंड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर की होती है। लिगेंड जो है वो
ज्यादातर लिगेंड जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, कुछ लिगेंड जो है न्यूट्रल भी हमें देखने को मिलते हैं, और कुछ लिगेंड जो है पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी वो क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेंगे। तो ये क्राइटेरिया है लिगेंड की क्लासिफिकेशन का। जैसा मैंने आपको कहा, ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम लिगेंड को ही लेकर बात करेंगे, तो वहां पे मैं आपको ये सारा कुछ करवाऊंगा, कितने टाइप के लिगेंड नेगेटिव होते हैं, कौन कौन न्यूट्रल हो सकता है, कौन कौन पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वो आपको याद रखने पड़ते हैं क्वेश्चन करने के टाइम पर। क्लियर है? तो चार टर्मिनोलॉजी हमारे पास हो चुकी है। लिगेंड क्या होते हैं, मेटल आयन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, काउंटर आयन क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो है प्राइमरी वैलेंसी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें आगे जाकर हर जगह कहीं ना कहीं यूज देखने को मिलेगी, तो आपको इन टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले ही बता रहा हूं ताकि वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। अगर मैं आपको एक ऐसी टर्म लिख दूं, प्राइमरी वैलेंसी को डेजिग्नेट कर दूं एक ऐसी टर्म से जो आपने ऑलरेडी सुन रखी होती है, तो मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं क्या कहूंगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, आपका जो मेटल एटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी को निकालनी आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नहीं ले रहा, एक बार मैं सिंपल तरीका बताता हूं, MgCl2 है, हमसे कहे मेटल की मैग्नीशियम जो है आपके पास, जो मेटल मैग्नीशियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है वो होती है X। दो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम के कंपेयर में, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा -1। ओवरऑल चार्ज आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैंने लिख दिया 0, तो X की वैल्यू क्या आएगी, +2। ठीक है, तो मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 हमें देखने को मिलेगी इस सिस्टम के अंदर। राइट, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन की भी प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। निकालनी अभी मैं सिखाऊंगा, अभी पहले टर्मिनोलॉजी देख लो, फिर एक एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं सारी टर्मिनोलॉजी दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा ताकि आप खुद से भी कर सको। राइट, चलिए बात करते हैं सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी की हमारे पास, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। जो सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो है सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी इसको हम ऑक्सिलरी वैलेंसी भी कहते हैं। इसको हम, अगर आप थोड़े हायर लेवल पे जा रहे हो, नेट गेट के लेवल पे, तो वहां पर ऑक्सिलरी वैलेंसी के नाम से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और अगर मैं आपको सिंपलीफाई करके बताऊं तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं डिफाइन कैसे करेंगे। देखो, अगर हम बात करें बुक वाली जो डेफिनेशन है, जो कि प्रॉपर तरीके से करेक्ट नहीं है उसकी, तो बुक में डिफाइन किया जाता है सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। भाई यहाँ पे एक लिगेंड तो नहीं होगा ना, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो बुक क्या कहती है कि यहाँ पर मेटल के साथ जितने लिगेंड अटैच है उसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेरी डेफिनेशन, जो मैं फेवर करता हूँ, आपको याद रखनी चाहिए। बेशक ये याद मत रखो, ये डेफिनेशन हर जगह वैलिड नहीं होगी, लेकिन जो मैं भी आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ये हर जगह आपको वैलिड देखने को मिलेगी। और वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू मेटल एटम। कितने लोन पेयर लिगेंड के थ्रू मेटल एटम को डोनेट किए गए हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स, चलो मैं ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है,
अब देखो जितनी भी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई है मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स आयन की, जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी वो क्या थी? कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स आयन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या कहा था, वो सिस्टम या वो पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास जो पार्ट है क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है ना, इसी को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास क्या है? FeCN का होल 6। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको कहा था कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है मेटल और एक होता है लिगेंड। तो मेटल आप आसानी से पहचान लोगे क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मेटल क्या होगा, और उस मेटल को छोड़ के जो भी बच गया वो सारा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो देखिए यहाँ पे आयरन जो है ये तो मेटल हो गया, और जो साइनाइड है ये क्या हो गया? लिगेंड हो गया। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स में मेटल क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई आयरन जो है वो क्या है? यहाँ पर मेटल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ यहाँ पे लिगेंड क्या है, तो लिगेंड यहाँ पे क्या होगा? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगा मेटल के साथ, तो साइनाइड ही प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे? साइनाइड यहाँ पर क्या है? लिगेंड है। फोर्थ जो हमने कहा था वो था काउंटर आयन। देखिए काउंटर आयन हमारे पास क्या होता है? काउंटर आयन होता है जो इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज होगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए बाहर प्रेजेंट है आयन। तो क्या प्रेजेंट है? पोटेशियम। तो आप क्या कहोगे? पोटेशियम इज द काउंटर आयन हियर। अब बात करते हैं पांचवी की, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस मेटल एटम की, वही क्या कहलाएगी? प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे निकाला जाएगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है। देखो या तो आप पोटेशियम को कंसीडर कर लो, अगर आप पोटेशियम को हटाना चाहोगे तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको चार्ज पता होना चाहिए। आपको पता है एक पोटेशियम जो है 1 पॉजिटिव में रहता है, K पॉजिटिव ऑब्वियस ही बात है, ग्रुप 1 का मेटल है हमारे पास, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। तो 4 पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज पाएगा? +4 पाएगा। अब +4 चार्ज जो है, +4 जो चार्ज है वो 4 नेगेटिव को स्टेबल करने के काम आएगा ना। तो यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर चार्ज कितना है? आपके कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कुछ चार्ज होगा 4 नेगेटिव का, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। ठीक है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बाहर 4 पोटेशियम थे, 4 पोटेशियम के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है, और 4 पॉजिटिव चार्ज मैं 4 नेगेटिव चार्ज को ही स्टेबल करने के लिए यूज करूंगा, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज पाएगा? 4 नेगेटिव चार्ज पाएगा। अब देखो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है X, 6 साइनाइड है। आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा जब मैं आपको लिगेंड के बारे में बताऊंगा। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव, और कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो साइनाइड एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है और इसके ऊपर 1 नेगेटिव रहता है, तो साइनाइड के ऊपर 1 नेगेटिव आएगा, 6 साइनाइड है तो 6 नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज कितना है? -4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? +2। तो यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है आपकी? यहाँ पर +2 हमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो रही है बात? अब देखो आप कहोगे सर हमें तो यहाँ पर पोटेशियम को हटाना नहीं है, मत हटाओ, एक ही बात पड़ेगी। क्या करो? पोटेशियम आप नहीं हटाना चाहते, एक पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव, तो 4 पोटेशियम के ऊपर कितना पॉजिटिव? 4 पॉजिटिव। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बनेगी X। मैंने आपको अभी भी कहा 6 साइनाइड के ऊपर 6 नेगेटिव चार्ज रहेगा तो -6। ओवरऑल चार्ज पे क्या कंसीडर कर लो? 0। भाई आप इसको पूरे को ले रहे हो तो चार्ज किसी को कोई है ही नहीं, तो 4 - 6 -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। तो x की वैल्यू भी कितनी आई है? +2 ही हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं 6th टर्मिनोलॉजी की, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो है सेकेंडरी वैलेंसी। मैंने आपको कहा सेकेंडरी वैलेंसी की बुक लैंग्वेज क्या है? बुक कहती है कि भाई जितने सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड जुड़े होंगे, देखो कितने लिगेंड जुड़े हुए? 6 जुड़े हुए ना, 6 साइनाइड है, तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 ही होगी। लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको जो नंबर देखने को मिले हर बार उतने ही आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो, चेंज भी हो जाता है। अभी एग्जांपल देके समझाता हूं कैसे। अभी देखते हैं हमारे पास ये चेंज कैसे हो सकता है। मैंने आपको एक अलग डेफिनेशन क्यों लिखवाई है, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये वाला डेफिनेशन याद मत रखो। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने आपको कहा कि जितने यहां पर लिगेंड जुड़े होंगे वही उसकी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है FeC2O4 का होल थ्राइस, और इसके ऊपर चार्ज है हमारे पास 4 नेगेटिव।
हमसे पूछा गया है कि बताओ इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 3 ऑक्सलेट, ये कौन सा लिगेंड है, ऑक्सलेट आयन है हमारे पास ये, आप कहोगे सर 3 ऑक्सलेट प्रेजेंट है तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी पाएगी, 3 पाएगी, लेकिन आंसर 3 नहीं है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है यहाँ पर वो है 6। अब आप कहोगे सर चीटिंग कर रहे हो आप, मैंने चीटिंग जैसी कुछ नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको क्या लिखवाई थी, दूसरी डेफिनेशन लिखवाई थी। मैंने आपको क्या कहा था, सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअलिटी में क्या होती है, आपके लिगेंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पा रहे हैं। देखिए आपका मेटल आयन सेंटर में प्रेजेंट होता है, ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार से होता है। अब ऑक्सलेट जो है एक बारी में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक ऑक्सलेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब देखो कितने ऑक्सलेट थे हमारे पास, टोटल हमारे पास 3 ऑक्सलेट दिखा रखे हैं, ये भी डोनेट करेगा 2, और एक हमारे पास ये ऑक्सलेट आ गया, ये भी कितने डोनेट करेगा 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट हो रहे हैं 2 2 4 और 2 6। इसी वजह से सेकेंडरी वैलेंसी यहां पे कितनी है 6 हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो आपको कितने लिगेंड अटैच है उसके ऊपर नहीं जाना, आपको ये जानना है कि आपके लिगेंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, वहां से क्या निकल के आएगी, वहां से आपकी सेकेंडरी वैलेंसी निकल के आएगी। क्या आपको बात क्लियर हो रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा एक लिगेंड जो है 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, 2 कर रहा है, मे बी 3 भी करता हूं, मे बी 6 भी करता हूं, बिल्कुल करता है। आपका लिगेंड मल्टीपल डेंसिटी शो कर सकता है, कोई लिगेंड 1 शो करता है, कोई 2, कोई 4, कोई 6। वो कौन सा लिगेंड कितनी शो करेगा वो जब मैंने आपको अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि जब लिगेंड की क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे तब समझाऊंगा कि कौन सा लिगेंड 1 शो करता है, कौन सा 2 शो करेगा, कौन सा 4 और कौन सा 6, सारा याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ एक टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको पता होनी चाहिए और जहां से आपके क्वेश्चन आगे भी जाकर फ्रेम आउट हो सकते हैं और होंगे, ठीक है। जैसे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कांसेप्ट जो है वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे वहां पे यूज होगा, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी का जो कांसेप्ट है वो आपका जब बीपीटी पढ़ेंगे तब यूज होगा। अब बात करते हैं 7th टर्मिनोलॉजी की, 7th और लास्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स बना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना है, उसकी कोई ना कोई ज्योमेट्री भी होगी, राइट। तो जो भी ज्योमेट्री होती है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। पॉलीहेड्रा लिखते हैं, पॉलीहेड्रा होता है, ठीक है। आपके कॉम्प्लेक्स आयन की जो भी ज्योमेट्री होगी उसी को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहेंगे। और ये जो ज्योमेट्री वाला टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे आगे जाके बीबीटी में, कि हम कैसे बताएंगे कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स जो है उसकी क्या ज्योमेट्री रहने वाली है। जनरली हमारे 2 केसेस हैं आपके कोर्स में, आपके एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री आती है, एक आती है टेट्राहेड्रल और एक आती है स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपकी एक ही ज्योमेट्री आती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था ना, क्योंकि 3 लिगेंड थे और तीनों क्या कर रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहां पे कौन सी ज्योमेट्री पाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और ये थी हमारे पास सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए। और 2 है, एक होता है आयनाइजेशन स्फीयर और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वो कुछ नहीं है, बता देता हूं। देखिए आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, आपका जो काउंटर आयन है, आपका जो काउंटर आयन है वहां पर जो 3 डायमेंशनल स्पेस हम कंसीडर करेंगे उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे काउंटर आयन प्रेजेंट होगा, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इसी स्पेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ये डेफिनेशन आपके काम नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या है हमारे पास डेफिनेशन या फिर नाम, आयोनाइजेशन स्फीयर। वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे काउंटर आयन प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज थी जो आपके काम की हैं, जो आपके यूज आएगी, जो आपको पढ़ने को मिलेगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो और ये देख पाओगे कि हां आप समझ गए हो टॉपिक या नहीं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आपको जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं इन सब के बारे में बताना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका है वो अभी मैं लिख देता हूं। आपको बताना है कॉम्प्लेक्स गिवन है
CuNH3 का होल 4 SO4, CuNH3 का होल 4 SO4। इसमें बताना है आपको क्या, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, मेटल आयन क्या है, लिगेंड क्या है, काउंटर आयन क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी के बाद आपको बताना है इसमें प्राइमरी वैलेंसी के बाद आपको बताना है इसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, और फिर आपको बताना है 7th इसके अंदर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आप नहीं बता पाओगे अभी, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी करवाया नहीं है ये टॉपिक, बीबीटी में सारा होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे अगर, तो 4 है, 4 में टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लैनर भी हो सकती है। तो कौन सी होगी वो मैं आपको जब बीबीटी करवाएंगे तब बताएंगे, तब समझाएंगे। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।